हेलो स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में हमारी चर्चा का विषय है गांधीवादी दर्शन के मूल सिद्धांत। गांधी का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन जिन दो मूल सिद्धांतों पर आधारित है वो है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ये दो ऐसी धारणाएं हैं जिन पर गांधी का व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के जीवन का दर्शन आधारित है। ऐसा नहीं है सत्य और अहिंसा बहुत नई धारणाएं रही हो, गांधी ने नए रूप में उन्हें प्रतिपादित किया हो। बहुत पुराने समय से चली आ रही थी ये धारणाएं और विभिन्न धर्म ग्रंथों में, जैसा आपने देखा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब में अहिंसा और सत्य के मूल्य पर जोर दिया गया था। गांधी की विशेषता यह है कि गांधी ने इन मूल्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया, यानी स्वयं व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों को उतारने की कोशिश की, इन मूल्यों का प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल प्रयोग रहा है। तो सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन दोनों के ही दर्शन के रूप में गांधी ने प्रस्तुत किया। लेकिन सत्य और अहिंसा के व्यावहारिक क्रियान्वयन के विषय में गांधी के विचार मौलिक हैं, अलग हैं और व्यावहारिक है। गांधी क्या कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के जो मूल्य हैं वो अलग अलग ना होकर एक दूसरे से संबंधित है। यानी जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है वो बरबस ही अहिंसा का पालक भी हो जाता है, और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सत्यवादी होना, सत्य का अनुसरण करने वाला होना जरूरी होता है। ऐसा गांधी क्यों मानते हैं? क्योंकि वो सत्य को ईश्वर मानते हैं। सत्य एक ईश्वर के रूप में है, यानी ईश्वरीय गुण है, और चूंकि सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश मौजूद होता है, इसलिए सभी में सत्य का अंश भी होता है। मनुष्य के लिए सत्य और अहिंसा जैसा मूल्य बहुत स्वाभाविक है। गांधी ने ऐसा माना क्योंकि सत्य और अहिंसा ईश्वरीय मूल्य है और मनुष्य की आत्मा, ईश्वरीय आत्मा, परमात्मा का अंश है। इसलिए ये दोनों मूल्य व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ये बात और है कि कुछ लोग इन मूल्यों को महसूस कर पाते हैं, उन मूल्यों को आगे बढ़ा पाते हैं, और कुछ लोग उन मूल्यों को दमित कर देते हैं, दबा देते हैं, जिसको कांट के दर्शन में कहा गया फ्री मॉरल विल, स्वतंत्र नैतिक इच्छा हर व्यक्ति में होती है। कुछ लोग उसे उभारते हैं और कुछ उसे दबा देते हैं। इसीलिए कुछ परोपकारी और मानवीय मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग दिखाई देते हैं। ये अपराधी वही होते हैं जो अपने इन मूल्यों को दबा देते हैं, उनका दमन कर देते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में समाहित है सत्य और अहिंसा जैसे मूल्य, हर व्यक्तित्व में समाहित है। पहली बात गांधी ने ये कही। दूसरी खासियत सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की ये है कि ये दोनों सिद्धांत प्रेम पर आधारित है। इनका उद्देश्य क्या है? प्रेम का प्रसार करना, समाज के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा की भावना का विकास करना। गांधी ये मानते हैं कि सत्य और अहिंसा में जो व्यक्ति विश्वास रखता है
वो कभी भी अपने विरोधी के प्रति बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि ये जानते हुए भी कि विरोधी विरोध कर रहा है, जो सत्यवादी है, जो अहिंसा का पालक है, वो उसको भी माफ करता है, विरोधी को भी माफ करता है। कभी भी विरोधी के प्रति शत्रुता का भाव उसके मन में नहीं आता। इसलिए गांधी क्या कहते थे? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि जो पाप कर रहा है वो वास्तव में अपने सही स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। तो बदले की भावना पर आधारित नहीं है, ये शत्रुओं के प्रति भी प्रेम का संदेश देती है। गांधी की अहिंसा की धारणा, सत्य की धारणा। तीसरी विशेषता सत्य और अहिंसा के सिद्धांत की यह है कि अहिंसा और सत्य, अहिंसा का मतलब यह है कि हम कोई भी हिंसा ना करें, और व्यापक रूप में हिंसा केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं है, बल्कि मानसिक हिंसा भी है। हम अपने वचनों से अगर किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा का एक रूप है। हम अपने कार्यों से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा का एक रूप है। इवन अपने मन में भी अगर हम किसी के प्रति बुरा भाव लाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति लाते हैं, तो वो मानसिक हिंसा है। गांधी हिंसा के इन सभी रूपों को वर्जित करते हैं और कहते हैं कि एक अहिंसा के सिद्धांत के प्रतिपालक को हिंसा के इन सभी रूपों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अहिंसा के सिद्धांत पर चलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कायर है। कई बार अक्सर हम लोग ये कहते हुए सुनते हैं व्यावहारिक जीवन में कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यानी जो विरोध नहीं कर सकता, जो शक्तिशाली नहीं है, वो गांधीवादी रास्ते पर चल पड़ता है, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन गांधी ऐसे विचारों का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है। कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तिहीन है, डरपोक है, कायर है, बल्कि अहिंसा तो साहसी लोगों का गुण है, वीरों का लक्षण है। क्योंकि अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति के लिए निर्भीक होना बहुत जरूरी है। और गांधी यहां तक कहते हैं कि अगर कायरता और हिंसा में चुनाव करना हो कि किस रास्ते पर चले, दो ही विकल्प है, या तो कायर बने या हिंसा का रास्ता अख्तियार करें। तो गांधी यहां पर ये कहते हैं कि कायरता से हिंसा ज्यादा अच्छी है और हिंसा का कभी कभी प्रयोग अनुचित नहीं है। और यही वजह है कि गीता में जो संदेश दिया गया कि न्याय की प्राप्ति के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा अनुचित नहीं है। तो गांधी के अहिंसा की धारणा में ये विचार पूरी तरह समाहित है कि अहिंसा किसी तरह कायरता नहीं है, बल्कि ये वीरों का लक्षण है, ये साहसी लोगों का लक्षण है। बहुत मजबूत विल पावर वाला व्यक्ति ही अहिंसा के रास्ते पर चल सकता है, सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अहिंसा के अंतर्गत स्वयं कष्ट सहने और सकारात्मक रूप से आत्म बलिदान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और हम देखते हैं कि जितनी भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में रही हो या भारत में रही हो, उन सभी लड़ाइयों में उन्होंने स्वयं को कष्ट दिया ब्रिटिश सरकार को झुकाने के लिए, ब्रिटिश सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए। उन्होंने कोई प्रहार नहीं किया, बल्कि खुद को कष्ट दिया, खुद उपवास किया,
खुद धरने पर बैठे, ताकि जो आतताई ब्रिटिश सरकार है वो भारतवासियों की बात मानने के लिए बाध्य हो जाए, उनकी दशा पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाए, उनकी जो स्वतंत्रता की जायज मांग है उस पर विचार करने के लिए तैयार। तो अहिंसा स्वयं कष्ट सहने और आत्म बलिदान के विचार पर आधारित है। ये साहसी लोगों का लक्षण है और अहिंसा दमन और अन्याय के प्रतिरोध का एक कारगर उपाय है। गांधी ये कहते हैं कि चाहे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी तरह का अन्याय हो रहा हो, दमन हो रहा हो, किसी व्यक्ति को उसके अधिकार न मिल रहे हो, या फिर सार्वजनिक जीवन में सरकार के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ व्यक्तियों के अधिकारों का दमन किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, तो वहां भी अहिंसा के माध्यम से इसका प्रतिरोध किया जा सकता है, इसका विरोध किया जा सकता है। तो अहिंसा न केवल व्यक्तिगत जीवन का दर्शन है, सत्य और अहिंसा, बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से गांधी ये मानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में भी वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए वो अहिंसा को एक राजनीतिक अस्त्र बताते हैं और सत्य और अहिंसा के इस राजनीतिक अस्त्र को वो सत्याग्रह का नाम देते हैं। सत्य के प्रति आग्रह। एक सत्याग्रही क्या होता है? उसका सत्य के मूल्य में, अहिंसा के मूल्य में पूर्ण विश्वास होता है और सार्वजनिक जीवन में जो भी बुराई उसे दिखाई देती है, राजनीतिक जीवन की बुराइयों को अगर वो दूर करना चाहता है, अपनी जायज मांगे मनवाना चाहता है, तो उसके लिए वो सत्याग्रह का इस्तेमाल कर सकता है। सत्याग्रह शब्द गांधी जी को मगनलाल गांधी के द्वारा सुझाया गया था। इंडियन ओपिनियन में उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की इस रणनीति के लिए समुचित शब्द क्या हो, इसके विषय में लोगों से सुझाव मांगा था। तो मगनलाल गांधी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि इस तरह की विरोध की रणनीति के लिए सदाग्रह शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा। गांधी ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, परिवर्तित किया और सत्याग्रह के रूप में प्रेजेंट किया। तो सत्याग्रह एक ऐसी राजनीतिक तकनीक है, राजनीतिक अस्त्र है, जिसमें सत्य और अहिंसा समाहित है और जिसके माध्यम से विरोधी से अपनी बात को मनवाया जाना संभव हो सकता है। गांधी की खासियत यह है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उस पर अमल करके दिखाया। सार्वजनिक जीवन में ब्रिटिश सरकार के साथ जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो इसी सत्याग्रह की टेक्निक पर आधारित थी। यानी जब कभी भी गांधी को लगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून अन्यायपूर्ण है, अनुचित है या जनता की इच्छा के अनुकूल नहीं है, उसकी आवश्यकता के अनुकूल नहीं है, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए इसी तकनीक को अपनाया। हम देखते हैं कि 3 बड़े व्यापक आंदोलन गांधी के द्वारा किए गए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, आजादी की लड़ाई के दौरान, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और इन सब में गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल किया और सत्याग्रह की इस टेक्निक में उन्होंने असहयोग को, सविनय अवज्ञा को, उपवास को और रचनात्मक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया।
गांधी क्या कहते हैं कि विरोधी का विरोध कैसे किया जा सकता है। सत्याग्रह की तकनीक में एक तकनीक है असहयोग की। अगर विरोधी शक्ति के साथ असहयोग किया जाए, उसके कार्यों में उसका सहयोग न किया जाए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो खुद नतमस्तक हो जाएगा। इसलिए गांधी क्या कहते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, उसके दमनात्मक कानूनों को नहीं मानना है क्योंकि वो अन्यायपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। उसके द्वारा स्थापित जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं में भारतीयों द्वारा सहयोग नहीं किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि गांधी के कार्यक्रमों में बहिष्कार भी अपना स्थान रखता है। यानी उन्होंने जनता से यह आह्वान किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, उनका बहिष्कार किया जाए, उनमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। रिजल्ट क्या होगा कि जब विद्यार्थी नहीं होंगे तो स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, ब्रिटिश सरकार की शिक्षण व्यवस्था ठप हो जाएगी। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अदालतें स्थापित की गई हैं, अगर भारतीय लोग उसमें अपने मुकदमे न ले जाएं, उन अदालतों का बहिष्कार करें, तो अदालतें गैर प्रभावी हो जाएंगी। ब्रिटिश सरकार हमें जो कुछ भी उपाधियां दे रही है, भारतीयों को उपाधियां दे रही है, राय बहादुर, खुद गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। अगर हम उन उपाधियों को स्वीकार करने से इनकार कर दें, तो ये एक असहयोग होगा और ब्रिटिश सरकार इस असहयोग से परेशान हो जाएगी और हमारी बात मान लेगी, भारतीयों की बात मानने के लिए विवश हो जाएगी। तो असहयोग एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्त्र है, जिसमें बिना हिंसा का इस्तेमाल किए प्रभावी तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह सविनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है उल्लंघन करना। उसके साथ गांधी ने सविनय शब्द जोड़ा। विनय पूर्वक अवज्ञा किसकी? ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की, या कोई भी सरकार अगर ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जिसे जनता के द्वारा न्यायपूर्ण नहीं समझा जाता, तो ऐसे कानूनों का विरोध विनम्रता पूर्वक किया जाना चाहिए। ऐसे कानूनों का उल्लंघन किया जाना चाहिए, लेकिन बिना हिंसा के। और यही वजह है कि गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए, उन सब में अहिंसा के इस्तेमाल पर जोर दिया। और जब कभी भी उन्हें लगा कि आंदोलन अहिंसक से हिंसक हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत उस स्तर पर उसको स्थगित कर दिया। जैसे असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हिंसा कांड होने के बाद उसको स्थगित कर दिया। हालांकि गांधी ने बाद में स्वीकार किया कि वो एक हिमालयन भूल थी उनकी, क्योंकि इतने बड़े सत्याग्रह के दौरान छिटपुट हिंसा स्वाभाविक रूप से हो सकती है। और गांधी खुद भी इस बात को स्वीकार करते थे कि कभी कभार हिंसा अनुचित नहीं है, खासतौर से जब वो अन्याय का विरोध करने के लिए की जा रही। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा, ये सत्याग्रह के दो रूप थे। तीसरा जो रूप था वो था उपवास। हमने देखा कि गांधी ने आजादी की लड़ाई के दौरान कई बार आमरण अनशन किया, उपवास रखा, अपने शरीर को कष्ट दिया, जब तक ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बात को नहीं मानेगी,
उनकी जायज मांगों को नहीं स्वीकार करेगी, उनकी स्वतंत्रता की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करेगी, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। गांधी ने कहा कि वो न तो अन्न ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे, उपवास रखेंगे। और उपवास की ये तकनीक आज भी स्वतंत्र भारत में कई गांधीवादियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लोकपाल बिल पर हमने देखा कि अन्ना हजारे ने भी उपवास की इस तकनीक का सफल प्रयोग किया। तो कई बार गांधी ने उपवास रखे, चाहे वो 1932 का मैकडोनल्ड अवार्ड रहा हो, सांप्रदायिक पंचाट जिसमें भारतीय जनसंख्या के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, गांधी ने उसका विरोध किया। खासतौर से हिंदू धर्मावलंबियों के मध्य ही जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए पृथक स्थान, पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत, मैकडोनल्ड अवार्ड के अंतर्गत की गई थी। गांधी ने इस कानून को, इस अवार्ड को विभाजक माना, जो हिंदू समाज में विभाजन की दीवारें पैदा करता है, और इस पंचाट के खिलाफ आमरण अनशन उन्होंने किया, उपवास किया। स्वतंत्रता के समय हम देखते हैं कि कलकत्ता में 1947 में सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन किया। तो उपवास की तकनीक का प्रयोग भी उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन में किया गया, और ये तकनीक भी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थी, क्योंकि इसमें स्वयं को कष्ट देने की बात थी, विरोधी को कष्ट पहुंचाने की बात नहीं थी। और गांधी ये मानते थे कि जब शरीर कष्ट में होता है, उपवास के माध्यम से हम शरीर को कष्ट देते हैं, तो आत्मा उतनी ही निखरती है, यानी आत्मिक मूल्य उतने ही ज्यादा विकसित हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। और गांधी ये कहते हैं कि जो सत्याग्रही होता है, जो उपवास, सविनय अवज्ञा और असहयोग की तकनीक का प्रयोग करता है, वो निर्भीक होता है, वो मरने से भी नहीं डरता है, क्योंकि उसका विश्वास इस बात में होता है कि आत्मा अमर है। शरीर भले ही मृत हो जाए, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं मरती है। जब तक सत्याग्रही में ये विश्वास नहीं होगा, ये धैर्य भाव नहीं होगा, निर्भीकता नहीं होगी, तब तक वो सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकता। यहां पर ये भी जान लीजिए आप कि सत्याग्रह की जो तकनीक गांधी के द्वारा सुझाई गई, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित थी, वो पश्चिम के निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत से भिन्न है। पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस में भी क्या किया जाता है कि विरोधी का निष्क्रिय रहकर प्रतिरोध किया जाता है, मौन रहकर प्रतिरोध किया जाता है, बिना कुछ कार्य किए, बिना क्रियाशीलता के उसका विरोध किया जाता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में विरोधी के प्रति मन ही मन हिंसा का भाव होता है, दमन का भाव होता है, भले ही प्रकट रूप में उसे व्यक्त न किया जाए, लेकिन मन ही मन ये चाहा जाता है कि विरोधी का बुरा हो, उसका दमन किया जाता है। लेकिन सत्याग्रह के साथ ऐसा नहीं है। सत्याग्रह की तकनीक को अपनाने वाला जो सत्याग्रही होता है, वो मन से विरोधी का बुरा नहीं चाहता, वो विरोधी में सुधार चाहता है, उसकी भूलों को माफ करना चाहता है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि गांधी
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी वो उस समय उसका साथ देते हैं जब वो संकट में होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी ने देखा कि ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध में उलझी हुई है। ऐसी स्थिति में गांधी ने आंदोलन के विचार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारतीय आंदोलन करेंगे और ब्रिटिश सरकार उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में संलग्न है, साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उसे दो मोर्चों पर देखना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि विश्व युद्ध में उसकी भूमिका कमजोर पड़ जाए, वो परेशान हो जाए दोनों मोर्चों पर संभालते संभालते, मुकाबला करते करते। इसलिए उन्होंने आंदोलन के विचार को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और केवल आंदोलन के विचार को छोड़ा ही नहीं, बल्कि भारतीयों से ये आग्रह भी किया, ये प्रार्थना भी की कि वो ब्रिटिश सरकार का संकट की इस घड़ी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में, उसका पूरा सहयोग करें। तो ये एक सत्याग्रही की भावना होती है जो विरोधी के प्रति बुरा भाव नहीं रखती, विरोधी के प्रति क्षमा का भाव रखती है, उसके अंदर धैर्यशीलता का भाव होता है, निर्भीकता का भाव होता है। गांधी ये मानते हैं कि सत्याग्रही में कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा की जाती है, और वो गुण है ईमानदारी, सहृदयता, अनुशासन। सत्याग्रही को हमेशा अनुशासन में रहना होता है, शरीर के अनुशासन, मन के अनुशासन, कार्य के अनुशासन में। और साथ ही उसे विनम्र होना चाहिए, अहिंसा के सिद्धांत पर चलना चाहिए और उसके मन, कर्म और वचन में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में कोई और विचार है, बोल कुछ और रहा है और कार्य किसी और दिशा में जा रहे हैं, जो आज के दौर की एक बड़ी विसंगति है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों के मन, वचन और कर्म में कोई समानता नहीं होती। गांधी कहते हैं सत्याग्रही के लिए जरूरी है कि उसके मन, वचन और कर्म में समानता हो, यानी वो जैसा सोचे वैसा ही बोले और जैसा बोले वैसा ही कर्म करे। गांधी ने सत्याग्रही के रूप में खुद इस सिद्धांत पर अमल किया। साथ ही सत्याग्रही में सहनशीलता होनी चाहिए, उसका ईश्वर में अटूट विश्वास होना चाहिए कि एक ईश्वरीय शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, सब कुछ जज कर रही है और समय आने पर वो न्याय प्रदान करेगी। ये विश्वास होना चाहिए सत्याग्रही में, तभी वो अपने पथ पर आगे बढ़ सकता है। और साथ ही सत्याग्रही के लिए ये भी जरूरी है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक या पारिवारिक जीवन में अगर कोई भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो उस भ्रष्टाचार का वो विरोध करे। गांधी कहते थे कि भ्रष्टाचार करना जितना बुरा है, उतना ही बुरा है भ्रष्टाचार को सहन करना। अन्याय करना जितना बुरा है, उतना ही बुरा है अन्याय को सहन करना। तो एक सत्याग्रही को सहृदय तो होना चाहिए, लेकिन जहां कहीं भी बुराई नजर आ रही है, भ्रष्ट आचरण नजर आ रहा है, अन्याय नजर आ रहा है, वहां उसे चुप नहीं रहना चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि वो गांधी जो शुरू में ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, प्रशंसक थे, वही गांधी ब्रिटिश सरकार के दुराचार से परेशान होकर जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसको देखकर उसी ब्रिटिश सरकार को गांधी शैतान की संज्ञा देते हैं। तो ये सत्याग्रही का गुण है कि वो अन्याय को बर्दाश्त
न करे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करे। तो इस तरह से गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को न केवल व्यक्तिगत जीवन के दर्शन के रूप में प्रेजेंट किया, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी उसके उपयोग पर बल दिया। स्वयं उस तकनीक का, सत्याग्रह की तकनीक का इस्तेमाल किया। और गांधी यहां तक कहते हैं कि जो जनतांत्रिक समाज है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था में सत्याग्रह विरोध की बहुत कारगर रणनीति हो सकती है, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्य में विश्वास रखता है। प्रजातंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में अहिंसा का सहारा लेते हुए, सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग करते हुए एक प्रजातांत्रिक समाज में अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया जा सकता है इस तकनीक के माध्यम से, यानी असहयोग के माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, बहिष्कार के माध्यम से, और इसके साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से। अगर हम स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इसलिए गांधी कहते थे कि स्वदेशी स्कूलों की स्थापना की जाए, जिसमें अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए भारतीय बच्चों को। अगर हम ब्रिटिश व्यापार का बहिष्कार कर रहे हैं तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। गांधी ने इसीलिए रचनात्मक कार्यक्रम में चरखे की कताई को बहुत महत्व दिया। तो इन रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था निर्मित की जा सकती है, जो ब्रिटिश सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा स्थापित संस्थानों का विरोध करने पर उन संस्थानों का स्थान लेगी, ऐसा गांधी ने प्रतिपादित किया। तो गांधी ये कहते हैं कि सत्य और अहिंसा एक व्यापक मूल्य है। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी इन मूल्यों को अपनाया जा सकता है। इसे एक विशेष टेक्निक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर से प्रजातांत्रिक समाजों में। और इस तकनीक का लाभ देश और दुनिया भर में उठाया जा सकता है। गांधी की इस टेक्निक का असर दुनिया में भी पड़ा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी की इसी टेक्निक का प्रयोग करते हुए कार्य किया। और भी बहुत से देशों में गांधीवादी तकनीकों पर समय समय पर इसका प्रयोग किया गया और बहुत से स्थानों पर इसको वांछित सफलता भी मिली। तो ये था गांधी का ये राजनीतिक दर्शन का जो मूल सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा, उसके विषय में उनके विचार। आशा है आपको ये विचार समझ में आए होंगे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के दर्शन के रूप में।